अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं, हमारे शो का वेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। भाई दिन का आगाज़ करना चाहिए दुआओं के साथ, अच्छी बातों के साथ, और जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना उसको इग्नोर करना चाहिए। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं, और उनकी एनर्जीज़ जब आपकी एनर्जीज़ के साथ मिलती हैं तो आपकी एनर्जी भी डाउन होना शुरू हो जाती है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से देती हूँ कि कल मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये बात ज़रूर शेयर करूँगी कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ करना है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, और कल उठ के सुबह हम ये करेंगे और फिर हम ये सारी चीज़ें करेंगे। यानी कि जैसे हमने शॉपिंग करनी है, यानी जैसे हमने स्टडी करनी है, यानी जैसे कि जाके हमने किसी कॉलेज में कहीं फॉर्म सबमिट कराना है। लेकिन क्या हुआ कि आपको एक दोस्त की कॉल आ गई, और वो दोस्त जो है बड़ा सैड है, बड़ा उदास है, और उसने आपकी सारी एनर्जी डाउन कर दी, या फिर किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया, कोई ऐसा कमेंट दे दिया जिसकी वजह से आपका पूरा दिन का प्लान शेक हो गया। अपना दिन किसी की वजह से ख़राब मत करें, क्योंकि कुछ लोग होते ही नेगेटिव हैं, कुछ लोग रहते ही सैड हैं, कुछ लोग रहते ही परेशान हैं, और वो ओवरऑल कंटिन्यूस आपकी एनर्जी से अपनी एनर्जी मैच करके आपको भी डाउन कर देते हैं। तो जब भी आपने कोई चीज़ करनी हो, जब भी आपका कोई प्लान हो, कोई लाइन ऑफ एक्शन हो, तो प्लीज़ डू दैट। लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव हों, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको चार अच्छी बातें सिखा दें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो रिस्पेक्टिव हों, ऐसे लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करें, ऐसे लोगों के साथ आप अपनी जो हैंग आउट है वो करें जो आपके दोस्त आपकी लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के जाएं। ऐसा ना हो कि उनकी वजह से आपको किसी किस्म की परेशानी हो, उनकी वजह से आप वो बातें सीखें जो बातें आप बाद में सोच रहे हो कि यार वो टाइम अच्छी बातें सीखने का था, लेकिन हमने गवा दिया अपनी नेगेटिविटी में। आगे बढ़ते और जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं मौसम का हाल। मौसम का क्या हाल है जी? मौसम का हाल कुछ इस तरह से है कि कराची में आज बादल बरसेंगे। कल भी हमने आपको बताया था कि बादल बरसेंगे, और कल भी हमने आपको बताया था कि जी बारिश का इम्कान है। तो कराची में आज बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने शहर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। अच्छा जी, मगरबी हवाओं के ज़ेर असर शहर में आज सुबह से बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। अच्छा, इस हवाले से जो वेदर फोरकास्ट है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर वेदर फोरकास्ट जो है वो पॉपअप हो जाएगी, देन विल शेयर विद यू। अच्छा जी, चले जी, अभी बताते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में आज क्या क्या हो रहा है। सिंध हाई कोर्ट में आज कौन कौन सी अहम हेयरिंग है? तो सिंध हाई कोर्ट में आज जो अहम हेयरिंग है उसके अंदर जो है गैर कानूनी तामीरात है, तजावुज़ात हैं, दरखास्तों से मुतालिक समात है। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब क्या है गोल्ड के प्राइस। गोल्ड के प्राइस जो है वो बहुत सारी खवातीन जो है वो जानना चाहती हैं, और इसलिए जानना चाहती हैं कि वो जाके सोना खरीद लें या बेच दें। सोने और चांदी की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ दी हैं। आलमी बाजार में सोना $127 महंगा होकर $4,840 फी औंस की बुलंदतरीन सतह पर कायम हो गया है, जबकि 1 तोला सोना $12,700 महंगा हो गया है। 10 ग्राम सोना $10,888 महंगा हो गया। 10 ग्राम सोना $4,34,123 की बुलंदतरीन सतह पर मौजूद है। अच्छा जी, ये हो गए जी गोल्ड के रेट्स। अब शो को आगे बढ़ाते हुए जो है बात करते हैं आज हाउ नंबर्स कैन इम्पैक्ट इन योर लाइफ। ये जो नंबर्स होते हैं ये आपकी ज़िंदगी पे कितना असर छोड़ते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं ये आपकी ज़िंदगी को किस तरीके से कैलकुलेट करके आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नंबर्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि नंबर्स हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होता है, इनके असर से जो है वो हम क्या कुछ सीख सकते हैं, हमें क्या कुछ पता लग सकता है, कौन सा नंबर लकी है, कौन सा नंबर बड़ा बेनिफिशियल है, लोगों की किस तरीके से ये न्यूमरोलॉजी जो है वो काम आ सकती है। तो इस पर बात करने के लिए इरफान कामिल साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया, इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। चलिए जी, जैसे ही हमारा रब्ता होगा इरफान कामिल साहब से, इस हवाले से उनसे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यूमरोलॉजी को बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत देते हैं, और उनकी ज़िंदगी में ये नंबर्स जो होते हैं बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं कि नहीं जी हमें पहले से ये चीज़ें पता करनी होती हैं, या पेश गोइयाँ या टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह, उन चीज़ों में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो इस हवाले से आज अपने शो में हम बात करेंगे, और जैसे ही हमारा रब्ता होगा इरफान कामिल साहब से तो फिर हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम ऐसे लोगों के हवाले से, ऐसे यूथ के हवाले से, ऐसे स्टूडेंट्स के हवाले से जो आजकल इस मौसम का मज़ा भी ले रहे हैं लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स के ऊपर ये फोकस करते हैं, हमेशा हम अपने स्टूडेंट्स को ये बात कहते हैं कि आपने अपनी स्टडीज़ को और अपनी जो सोशल लाइफ है उसको बड़ा बैलेंस करके चलना है। आपने ये देखकर चलना है कि आप जो स्टडीज़ कर रहे हैं वो आप राइट वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ऐसी भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जो कि उनके सिलेबस में नहीं होती या आउट ऑफ सिलेबस होती है, तो ये चीज़ें आपने बड़ा देखभाल के जो है वो करनी होती हैं। अच्छा जी, अब कुछ
अहम इशूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं स्टार्ट करूं गुल प्लाजा सानिया से, तो डेफिनेटली वो एक ऐसा सानिया है जिसके बारे में अब तक भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, अब तक भी इस हवाले से कई सारी ऐसी खबरें और बातें सामने आ रही हैं कि दिल दहला देने वाले इंकशाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक दुकान ऐसी भी थी जहाँ पर बहुत सारे आज़ा मिले, एक जगह ऐसी भी थी जहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो कि लफ्ज़ों में बयान करना भी बयान के बाहर है। अच्छा जनाब, ये सानिया है, अल्लाह ताला रहम फरमाए सब पर, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर भी रहम फरमाए, और स्पेशली कराची पर जो है वो अल्लाह ताला रहम फरमाए, क्योंकि हमारे यहाँ कराची के जो हालात हैं, हमारे यहाँ जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हम सब जानते हैं कि हर वक्त ना एक धड़का सा लगा रहता है। मतलब अगर आप अकेले इन ड्राइव में जा रहे हैं तो आपको लगता है आप सिक्योर नहीं है, आपको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। अगर आप दफ्तर के लिए निकले हुए तो ट्रैफिक जैम ना हो जाए, और ट्रैफिक जैम तो रहता ही है। अब इस सारी सूरत हाल में रेन हो तो डर लगता है, अगर बारिश का मौसम हो तो डर लगता है, बिजली ना हो तो डर लगता है कि भाई अब बिजली आएगी कब, मतलब गैस चली जाएगी। मतलब इस कराची के शहरियों के ऊपर जो है ना वो खौफ के साए मंडला रहे हैं। तो ये सिचुएशन है हमारे कराची के शहरियों की, और इसके बावजूद भी ये शहर 75% रेवेन्यू, उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, जिससे पूरा पाकिस्तान चलता है। इसके बावजूद भी अगर आप इसको सिटी ऑफ लाइट्स कहें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इतने मसाइल के बावजूद भी आप देखें कि कराची के शहरी आपको बड़ा स्पार्कलिंग नज़र आएंगे, एनर्जेटिक नज़र आएंगे। कराची के शहरी आपको ऐसे नज़र आएंगे कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये जो हमारी कराची की आवाम है, इसके पास तो सैडनेस के लिए बहुत सारी वजूहात हैं। यहाँ पर तो बेरोज़गारी है, यहाँ महंगाई है, यहाँ पर गैस की जो है वो प्रॉब्लम है, यहाँ लोड शेडिंग है, यहाँ पर पानी के मसले हैं, यहाँ पर कई ऐसे मसले हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपने जब रिज़ल्ट आउट होता है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब उनका रिज़ल्ट आउट होता है तो कई सारों को तो एतराज़ होता है, कई असातिज़ा को एतराज़ होता है, कई वालिदैन को एतराज़ होता है, कई स्टूडेंट्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे होते हैं। उसके बावजूद भी अपार्ट फ्राम दैट जिन्ना हॉस्पिटल से लेके सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक मसाइल ही मसाइल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिटी ऑफ लाइट्स सबको अपने अंदर समो लेती है। और कराची में क्या कुछ नहीं हो रहा। इवेंट्स यहाँ होते हैं, ईद फेस्टिवल यहाँ होता है, फ़ैशन शोज़ यहाँ होते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री यहाँ पर है, शूट्स यहाँ पर होते हैं, तमाम तर चीज़ें जो है वो हमारे इस शहर में हो रही होती है और एक हेल्दी एक्टिविटी आप तक पहुँचा रहे होते हैं। ये सारे वो कराची की आवाम जो कि कई सारे मसलों में फंसे हुए होते हैं। अच्छा जी, इन मसाइल का हल बहुत सारे लोग बहुत तरीक़ों से ढूंढते हैं। कुछ लोग जो है वो अपने हवाले से पता भी करना चाहते हैं कि जी नंबर्स उनकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट डालते हैं। तो जिस तरह से मैंने कहा था कि न्यूमरोलॉजी के हवाले से हम बात करेंगे, आज इरफान कामिल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है शो में। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो नंबर्स हैं ये हमारी ज़िंदगी में कितने इम्पैक्टफुल होते हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है और हमें इनसे क्या कुछ पता चल सकता है? आप इससे अंदाजा लगाइए कि इतना इम्पैक्ट है इन नंबर्स का जी कि अगर अभी हम एक टाइम की बात करते हैं तो वो 24 घंटे के अच्छा जी, चलिए जी, जैसे ही रब्ता होगा हमारा इरफान साहब से वैसे ही जो है वो हम करना है तो वो भी नंबर है। यानी हर चीज के अंदर न्यूमरोलॉजी हर जगह है, एवरीवेयर यूनिवर्स का हिस्सा है। आपके पास दो चीजें जिंदगी में हमेशा, एक चीज डिफाइन है, एक चीज अनडिफाइन है। आपकी बर्थ डेस्टिनी अनडिफाइन है। तो आप जब इस दुनिया में पैदा होते हैं तो एक नंबर ले, सारी जिंदगी आपकी आइडेंटिटी है वो नंबर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इरफान साहब कि सारी ज़िंदगी वो नंबर जो है हमारी आइडेंटिटी होता है। इम्पैक्टफुल कैसे होता है, इससे किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है, कैसे पता लगाएं कि नंबर्स हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं और इसका क्या असर होता है? देखिए, पहली तो चीज ये है कि नंबर्स जो हैं वो टोटल 1 to 9 है। बस 9 के बाद फिर 10 आ जाता है, अगेन 1 हो जाता है। जब हम 11 की बात करते हैं तो वो अगेन 2 है, जब हम 12 की बात करते हैं तो वो 3 है। तो नंबर्स, पहले तो इस बात को जहन में रखिए कि नंबर्स 1 to 9 है, इसी का कॉम्बिनेशन है जो फिर ऑल द वे फिर आगे पूरी आपकी मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। तो इसमें बिल्कुल ऐसा होता है, जो आपकी बर्थ है ये सबसे पहले जो आपकी बर्थ डेट है जिसपे आप अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ये सबसे ज्यादा काउंट करता है आपका कि आपकी बर्थडे किस दिन है। उस पे फिर बहुत सारी चीजें हम एनालिसिस लेते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपको किस ट्रेड में जाना चाहिए, आपकी पढ़ाई कैसी होगी, आपका नॉलेज कैसी आएगी आपके पास। तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें, फिर नंबर्स के, हर नंबर का एक डिफरेंट इम्पैक्ट है।
अच्छा सही है इरफान साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि हर नंबर का एक डिफरेंट इम्पैक्ट है, तो ये बताएं कि ओवरऑल जो हमारे सदर पाकिस्तान हैं उनका क्या नंबर है, उनके हवाले से बताएं। बाकी जो दीगर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके हवाले से 1 बाय 1 करके बताएं कि उनके जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं और कैसा रहेगा उनके लिए पूरा ओवरऑल साल, और ये नंबर कितना इम्पैक्टफुल होगा उन पर। सबसे पहले तो क्योंकि हम इस वक्त अब 2026 के अंदर हैं, yes. तो जब आप 2026 की बात करते हैं तो दिस इज नंबर 1 ईयर। लास्ट जो था नंबर 9 का ईयर था, लेकिन क्योंकि अब ये 2026 है, 6 + 2 + 2 इज 1, 10, तो ये नंबर 1 का ईयर है। नंबर 1 के ईयर के अंदर जब हम बात करते हैं, हमारे साथ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जब आप बर्थ की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बर्थ है 14 अगस्त 1947। तो पाकिस्तान की जो पैदाइश हुई वो लियो के प्लैनेट के अंदर पैदाइश हुई उसकी, और लियो के ज़ोडिएक में उसकी पैदाइश हुई, और उसका जो प्लैनेट था वो सन है। तो पाकिस्तान के लिए इस साल बहुत अच्छा है। ओवरऑल जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को बहुत पजीराई मिलने वाली है, और ऑलरेडी मिल रही है, लेकिन इस साल और ज्यादा मिलेगी। पाकिस्तान हमेशा से एक लाइमलाइट में रहा है, और वो पहले जरा थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो में लाइमलाइट में था, अब की दफा जरा पॉजिटिव चीजें। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इसमें बहुत सारे आपको चीजें जो पॉजिटिव नजर आएंगी, पाकिस्तान के लिए अच्छा होता हुआ नजर आएगा। हाँ। जब हम बात करते हैं पर्सनालिटीज की जी, तो अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं आसिफ अली जरदारी साहब जी, ही बेसिकली ही इज नंबर 1, राइट। उनका जो नाम का अदद है, जब हम देखते हैं उसको, तो उनके नाम का अदद 1 है। और जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है पाकिस्तान में, मैंने बहुत पहले एक शो किया था, मैंने उस पर बहुत क्लियर अपनी वॉइस में ये लाउडली कही थी ये बात कि पाकिस्तान में अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर दिया जाए जी, यानी जो प्राइम मिनिस्टर सेटअप है वो खत्म हो जाए जी, जैसे यूएसए में है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर दिया जाए, पाकिस्तान के लिए बहुत सक्सेसफुल होगा। पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान में। और आप एक चीज देखिए, मैं आपको ये लोगों को भी बताता चलूं जी जी, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन रहती है इसमें कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, जब भी आप देखेंगे प्रेसिडेंट अपनी मुद्दत 5 साल पूरी करते हैं, जो भी प्रेसिडेंट आ जाए। अच्छा, आपने बहुत कम देखा होगा, बहुत ही रेयर सुना होगा कि कोई अपनी पूरा जो टेन्योर किए बगैर वो चले गए, जबकि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन हमेशा डिफिकल्ट होती है जी। आप देखेंगे कभी 3 साल है, कभी 2 साल है, कभी 4 साल है, वो जल्दी रिमूव हो जाती, क्योंकि वो मार्च को इम्पेक्ट करता है, जो कि पाकिस्तान के हमेशा से जायसे में नेगेटिव रहता है वो। इस वजह से कुछ ट्रबल्स होती हैं। तो यकीनन जो पर्सनालिटीज होती हैं उन्हीं के साथ डेजिग्नेशन इम्पैक्ट करते हैं। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो पर्सनालिटीज़ होती है, फिर डेजिग्नेशंस जो होते हैं उनके साथ इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं इरफान कामिल साहब कि ये टाइम जो है ना फलां बंदे पे बड़ा बुरा चल रहा है, फलां बंदे के ऊपर ये टाइम बड़ा बुरा आ रहा है, ठीक है। और एक कोई इस तरह का पीरियड भी होता है कि किसी के ऊपर कोई 7 साल का पीरियड आया है, उसके हवाले से भी बड़े मिसकंसेप्शन होता है। तो ये नंबर्स किस तरह से हेल्प आउट करते हैं उस टाइम में जो एक बैड पैच होता है किसी भी शख्स के लिए? आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी। तो एग्जैक्टली कुछ चीजें हमेशा से जो मैटर करती वो आपकी बर्थ है। और हमारे पास अगर टॉप सिनेरियोज पे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पॉलिटिक्स के हिसाब से, तो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट इनके नंबर्स हैं। जैसे बिलावल भुट्टो साहब हैं, बेसिकली ही इज रिलेटेड विद नंबर 9। मरियम नवाज साहब है, ही इज रिलेटेड विद नंबर 9। शहबाज शरीफ साहब है, ही इज रिलेटेड विद नंबर 8। नवाज शरीफ साहब है, ही इज रिलेटेड विद नंबर 5। तो डिफरेंट लोग हैं जिनकी जिंदगी में उनके इम्पैक्ट्स डिफरेंट होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो चीजें इस साल में जो नंबर 1 को और 9 को जो चीजें लास्ट ईयर सपोर्ट कर रही थी, वो इस साल नंबर 1 को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगी। और हमारे पास, मैं आपको बताऊं कि हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है, पूरी सिंध गवर्नमेंट में ज्यादातर लोगों के जो नाम का दर्ज है वो नंबर 9 है। और वो लोग जब भी नंबर 9 बेसिकली मार्स का नंबर है, इसको ध्यान में रखिए, जिसे आप उर्दू मरीख कहते हैं। ये नंबर हमेशा से उन लोगों को सपोर्ट करता है जो लोग भी डॉक्टर्स होते हैं, जो लोग भी लॉयर्स होते हैं, जो लोग भी फोर्सेस से वाबस्ता होते हैं, जो लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, ये उनका नंबर है। ये पॉलिटिशियंस का नंबर है। ये हमेशा से जिनके भी नाम में या जिनकी बर्थ के अंदर जिसका भी कॉम्बिनेशन कंपाउंड 9 आएगा जी, ये उसको सपोर्ट करेगा ये नंबर। सही। अच्छा, अगर चाहे किसी की बर्थडे हो या फिर मंथ हो, उसमें 9 होना चाहिए, ये कह रहे हैं आप कामिल? 9 होना नहीं चाहिए। ये तो देखें, आप अपनी बर्थ को तो डिफाइन नहीं कर सकते। बर्थ तो जब इंसान पैदा हो रहा है, हाँ, उसके साथ ये, हाँ, लास्ट ईयर जो बच्चे पैदा हुए दुनिया में आए, वो बच्चे
वो अब ब्लेसिंग है उनकी कि वो 2025 में पैदा हुए, तो ऑटोमेटिकली दे आर कैरिंग नंबर 9 उनके। जब हम उसके नेटल चार्ट देखते हैं तो उसमें वो ऑटोमेटिकली नंबर 9 में, क्योंकि साल में उसमें पैदाइश हुई है उनकी, तो वो साल उनका नंबर 9 का ईयर है, तो वो ऑटोमेटिक है उनके पास। लेकिन बाकी पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं। जब हम नंबर 1 की बात करते हैं, फिर नंबर 2 की बात करते हैं, तो 9 तक ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है, और इसी की सपोर्ट में हम आगे चलते हैं फिर लेकर चीजों। सही। अच्छा, अब कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली तारीख को पैदा हुए हैं, तो ये साल उनको किस तरीके से सपोर्ट करेगा या क्या उनका सिनेरियो होगा? बिल्कुल, देखिए पहली चीज इसको मैं डिफाइन थोड़ा सा कर दूं कि नंबर 1 बेसिकली रिलेट करता है सन से, सूरज से, और जैसे मैंने कहा कि ये साल भी नंबर 1 का ईयर है। नंबर 1 के बर्थ के कौन कौन वो लोग होते हैं जिनकी भी पैदाइश या तो नंबर 1 में हो, नंबर 10 में हो, नंबर 19 में हो, या नंबर 28 में हो, किसी भी महीने की। अच्छा, सही। चलिए जी, इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो हमें बता रहे थे नंबर्स के हवाले से कि हमारी लाइफ में अब क्या होगा जो प्योर नंबर 1 में पैदा हो रहा है। जी 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 चलिए जी, इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो हमें बता रहे थे नंबर्स के हवाले से। तो नंबर्स के हवाले से जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बच्चों के इन्फेक्शंस के हवाले से बात करते हैं। बच्चों में आजकल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये सीज़न ही ऐसा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और इस सीज़न में जो लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनको बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, छोटे बच्चों की कैसे केयर करनी है, ये पता है ये पूरी एक साइंस है, ये पूरी एक ट्रिक है कि आपने छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं। और बच्चों में बढ़ते हुए इन्फेक्शन, तो ये कौन कौन से इन्फेक्शन हैं जो इस सीज़न में सर उठा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब मौजूद हैं, जो कि पीडियाट्रिशियन भी हैं और अपनी फील्ड की एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे इब्राहिम साहब, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, आप लोग कैसे हैं सब? बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये बताएं कि इस सीजन में कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए हैं और बच्चों के लिए हार्मफुल हैं, बच्चों को अटैक कर सकते हैं? पहले तो व्यूअर्स को सबसे इम्पोर्टेंट ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता है सबको कि सुपर फ्लू इज ऑनगोइंग रूट पे बहुत खतरनाक तरीके से असरअंदाज हुआ है पूरे दुनिया में। ठीक। इसमें आप देखें कि खतरनाक तरीका ये है कि एक तो इसमें सांस की तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। ठीक। स्टार्टिंग विद थोड़ा सा नजला शुरू होता है, इसके साथ ही जो है फौरन जो है लंग्स में चला जाता है, फौरन जो है लंग्स को इन्फेक्टेड कर देता है। सही। जहां आप थोड़ी सी भी निग्लिजेंसी करते हैं और आपको होता है कि आपने जहां सिस्टम को समझा नहीं, उस रिस्पायरेटरी सिस्टम को, तो फौरन जो है आपको आईसीयू की केयर की नीड पड़ जाती है। लेकिन जहां आप टेक केयर करना शुरू कर देते हैं, ऑफ कोर्स आप बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। इजीली शॉर्टकट्स है। पहले तो ये है कि नजला खांसी हो रहा है, आपने फौरन थोड़ा सा एहतियात ये करना है कि बच्चों को बाहर निकालना कम करना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं कि लगता कैसे है, ये मैंने बताना भूल गया। लगता ऐसे है कि अगर बच्चा खुदा ना खास्ता, आपको पता है कि बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हैं, जैसे छोटे बच्चों को जहां से हो रहा है वहां पे वो है प्ले स्कूल। आजकल आपको पता है कि जो नई माएँ जो हैं वो दे आर क्रेजी अबाउट द प्लेइंग स्कूल्स और ये प्ले गेम्स, और ये जहाँ छोटी छोटी जगहों पे तो जा रहे होते हैं जी। और प्लस साथ में जो स्कूल का एनवायरनमेंट आपको पता है किस तरह का हो गया आजकल। आपको पता है स्कूल का एनवायरनमेंट इज टू बैड, क्योंकि वहां पे एक तो वेंटिलेशन नहीं है, छोटे कमरे हैं, प्लास्टिक की चीजें पड़ी हुई हैं, वहां पे इन्फेक्शन के रेशियोज बढ़ जाते हैं। प्लस साथ में माएँ जो है वो भी अपना थोड़ा सा जान छुड़ा रही होती है, और कोई बच्चा बीमार भी है तो भी ये जो मदर्स हैं, ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं कि ये जो अभी मदर्स हैं, जो आपने कहा नई माएँ जो हैं, इनको किस तरह से अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए? ऑब्वियसली दे आर क्रेजी अबाउट कि उनके बच्चे जाएं और प्लेग्राउंड्स में खेलें और बहुत सारी एक्टिविटी करें, और उनको दीगर एक्टिविटीज वो करा रही होती है। ग्राउंड्स में नहीं, सबा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई प्लेग्राउंड्स में तो खिलवाती नहीं है। बेसिकली आजकल की जो माएँ हैं, आजकल की जो जनरेशन है, दे लव टू प्ले इंडोर।
आपने देखा होगा प्ले इंडोर एरियाज एक्टिविटीज, कितने हाँ बन गए, छोटे बिल्कुल, छोटे प्ले एरियाज बिल्कुल, बन गए। हाँ हाँ तो वहां पे कार्पेटेड एरिया होता है, प्लस साथ में वहां पे एनवायरनमेंट होता है पूरा प्लास्टिक का बना होता है, और उसमें सही इन्फेक्शन के रेशियो सबसे ज्यादा लगते हैं। सही। और वहां पे एसी का एनवायरनमेंट होता है, आपको पता है एसी में अगर आपने एक खांसी कर दी और वहां पे 4 घंटे तक इन्फेक्शन रहता है, तो वहां पे जितने भी लोग इन्फेक्टेड होते हैं, फिर आप जो लोग अडल्ट भी जा रहे होते हैं वो भी इन्फेक्टेड होते हैं, आपको पता है सुपर फ्लू सबको लगा हुआ है। जी जी तो जी। यहाँ पे टेक केयरिंग का निजाम नहीं है, तो वहां पे यहाँ पे सैनिटाइजेशन का निजाम नहीं है, मास्क पहनने का निजाम नहीं है, प्रॉपर हैंड वॉश का निजाम नहीं है, तो वहां से ये इन्फेक्शन ट्रैवल करता है। सही। फिर हम आ जाते हैं कि मतलब उसकी आप जो ये कह रहे हैं सिस्टम में डॉक्टर साहब कि जो इंडोर एक्टिविटी है दैट्स हार्मफुल फॉर किड्स, क्योंकि वहां पर कार्पेटिंग होती है, प्लास्टिक होता है और दीगर कंजेस्टेड एनवायरनमेंट होता है जो कि बच्चों को अटैक करता है, इसकी बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है। और नेक्स्ट आपने क्या बिल्कुल। बताया? फिर मैंने बताया हाँ। कि जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, देखिए स्कूल वेंटिलेशन इज environment, वेरी right. इंपॉर्टेंट। देखिए हम स्कूल के एनवायरनमेंट में सारी खिड़कियां बंद रखते हैं, छोटे छोटे स्कूल्स बन गए हैं, वो भी कारपेटेड एरियाज हैं, वहां पे भी एसी चल रहा होता है, तो ऑटोमेटिक, और बच्चे बहुत करीब करीब बैठे हुए होते हैं। अच्छा, वहां पे भी मार्क्स का सिस्टम नहीं है, छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल में है तो मार्क्स का सिस्टम नहीं होता। अच्छा, फिर टीचर्स भी इनको गाइड नहीं करती हैं, एजुकेट नहीं करती हैं, सही। तो इसमें भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। प्लस साथ में देखिए नवंबर दिसंबर जनवरी हाँ। बहुत ज्यादा शादियों का सीजन होता है, बहुत वहां ज्यादा। पे भी बहुत सारा इन्फेक्शन जो है इंटरैक्ट होके सारा एक दूसरे को लग रहा होता है, फिर वो सारा जो है इन्फेक्शन घर में आता है, या तो बच्चों को सबसे ज्यादा लगता है या बूढ़ों को ज्यादा लगता है। एडोलेसेंट सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, जो अडल्ट एज के जो हमारे घर में बुजुर्ग अच्छा हैं डॉक्टर उनको साहब, एक ज्यादा तो इन्फेक्शन ये लगता तो है। एनवायरनमेंट है, स्कूल एनवायरनमेंट हो गया, प्ले एरियाज हो गए, इंडोर एक्टिविटी हो गई, फिर आपने जैसे कहा कि आजकल आउटडोर तो भेजने के लिए राजी नहीं होते, वो कहते जी इंडोर एक्टिविटी कर ले, वहीं पर जाके खेल के आ जाए बच्चा हमारा, जी, बिल्कुल। और वहीं जाके जो है वो अपना टाइम स्पेंड कर ले। इसके अलावा स्कूल एनवायरनमेंट हो गया, यानी कंजेस्टेड प्लेस। अब जी, क्योंकि बिल्कुल। बच्चों के पास ओवरऑल यही एक एक्टिविटी होती है या यही एक एटमॉस्फेयर है, इसी एटमॉस्फेयर में रहते हुए किस तरीके से बचा जा सकता है इन्फेक्शन से? क्या इसकी प्रिवेंशन है? किस तरह से सुपर फ्लू से बचें? किस तरीके से जो है ये हे फीवर है इससे बचा जाए? किस तरह से मजीद जो इन्फेक्शंस होते हैं कि बच्चों को नेजल इश्यूज हो जाते हैं, कंजेशन हो जाती है, साइनोसाइटिस हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को जो है नमूनिया भी हो जाता है, तो इन तमाम तर फैक्टर्स से कैसे बचा जाए, कैसे प्रिवेंशन मुमकिन है? पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक। अच्छा, एक चीज कॉन्सेप्ट में ये लेना चाहिए कि एक छोटा बच्चा साल में 10 दफा बीमार होता है, लेकिन इतना ना बीमार हो जाए कि आपको इंटेंसिव केयर की या बहुत ज्यादा इमरजेंसी की जरूरत पड़ जी। जाए। तो बेहतर ये है कि इम्यूनिटी को प्रोटेक्टेड रखें, हाँ। विटामिन अच्छे दें, सही। अच्छा गिजा दें, खाना अच्छा खिलाएं, आयरन विटामिन डी का बहुत ध्यान रखें कि अगर आयरन विटामिन डी आपकी बॉडी में कम है तो सही। आपको इन्फेक्शन सबसे। अच्छा, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ जो है वो जूते ब्रेक के बाद वापस से कंटिन्यू करेंगे और मजीद जानेंगे कि ये इन्फेक्शंस जो हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बच्चों में बढ़ता हुआ इन्फेक्शन, नज़ला, बुखार, खांसी, कंजेशन, और इसके अलावा साइनोसाइटिस और दीगर ऐसे बहुत सारे मसले जो कि सीज़न की वजह से होते हैं, उनका क्या हल है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप जो है वो इसकी प्रिवेंशन भी बताएं और इलाज भी बताएं। अच्छा, प्रिवेंशन में तो मैंने आपको पहले बताया कि इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी इम्यूनिटी को डेवलप बहुत अच्छा रखना है। छोटा बच्चा या बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो सबसे ज्यादा इसमें इन्फेक्टेड होते हैं। उसमें आपकी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा दारोमदार विटामिन हैं। साथ में जो है आपका विटामिन डी को सही अच्छा रखना जरूरी है, आयरन को अच्छा रखना जरूरी है, बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा, और ये आपकी बॉडी वो डेफिनेटली हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे अब से थोड़ी सी देर में। लेकिन उनका जो कहने का मकसद है वो यही है कि जब भी प्रिवेंशन पे जाते हैं बच्चों के लिए, तो डेफिनेटली आपने बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो सबसे बेहतर रखनी है। अब आपने उसमें विटामिन जो है उसके लेवल्स चेक करने हैं प्रॉपर तौर पर। विटामिन डी हमारे पूरे पाकिस्तान में ना सबसे बड़ा एक इशू ये है कि बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, विटामिन डी की इंटेक बहुत कम होती है, और यूजुअली होता है कि उसकी वजह से आपको हड्डियों का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से आपको बहुत सारे ऐसे इशूज़ होते हैं कि आपके जोड़ों तक में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब बच्चों की बात हम कर रहे हैं ना, तो बच्चों को स्पेशली इस तरह का हेल्दी रूटीन आपको देना चाहिए कि जब भी बच्चे आपके जिस रूटीन के साथ सुबह उठते हैं तो उनका आप एक स्केड्यूल सेट करें। अब डॉक्टर इब्राहिम बता रहे थे कि बहुत सारी जो मदर्स हैं वो कहती जी हम बाहर नहीं जाने देंगे, आउटडोर एक्टिविटी नहीं करने देंगे, तो कोशिश करें कि बच्चों को प्ले ग्राउंड्स में जाने दें। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप उनको इंडोर एक्टिविटी करवाएं,
कंजेस्टेड माहौल से निकालें, उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कंजेशन होती है और फिर लंग्स इश्यूज़ भी होते हैं। अब ये जो कारपेट के हवाले से बात करें ना, ये जो कारपेट है इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। जिन घरों में कारपेटिंग होती है उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि उससे न सिर्फ नेज़ल प्रॉब्लम होती है बल्कि लोगों को स्किन एलर्जी भी होती है, स्कैब तक पहुंच जाते हैं लोग। अच्छा जी, डॉक्टर इब्राहिम ने एक दफ़ा हमें फिर से ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप जो है वो डायरेक्टली हमें जल्दी से बताएं, क्योंकि वक्त की कमी है, कि इसका इलाज क्या है। और प्रिवेंशन तो आपने बता ही दिया है कि विटामिन लेवल जो है वो चेक करें, इसके अलावा जो है वो नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो रखा जाए। जी, इलाज तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रिवेंशन करनी है, साथ में अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाना है। जब तक अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, नो डाउट आप अपने घर के इर्द गिर्द अगर जाते हैं तो जरूर देखें कि वो डॉक्टर की कॉम्पिटेंसी लेवल कितनी है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरह की ट्रीटमेंट कर सकता है, आया वो उस चीज में माहिर है या नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि घर की होम रेमेडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं सबको हमेशा बताता हूँ कि कावा का इस्तेमाल करें, यखनी का इस्तेमाल करें, और कावे का इस्तेमाल से भी बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं। अब कावे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है, जहां आपको ये फ्लू टाइप इलनेस शुरू हो जाए, जैसे क्या मैंने कहा विटामिन शुरू करते हैं, ऐसे ही कावा शुरू करें और उसमें आपको अदरक का पानी बॉईल करना है, इसके साथ में अजवाइन लौंग मिला के अच्छी तरह इसको पका के इसको रोजाना तौर पे 2-3 दफा पीना है। दूसरा, अदरक और प्याज के जूस को जो है आप निकालें, अच्छी तरह इसको गर्म करें, इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं, थोड़ा सा ठंडा करके फिर पिलाएं। इससे भी बहुत सारे इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाते हैं। और नो डाउट डॉक्टर के पास विजिट करना नहीं भूलना होता, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां आपकी सिस्टम खराब हो रहा हो ऑटोमेटिकली यू गेट वेरी सिक। दूसरा, डॉक्टर को कितने दिन में बच्चों के लिए विजिट करना चाहिए डॉक्टर को? 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में? आइडियल टाइम हर महीने एक रेगुलर चेकअप बच्चों को जरूर कराना चाहिए अच्छे पीडियाट्रिक कंसल्टेंट के साथ। सही, बिल्कुल, ये कंसल्टेंट के साथ में ज़रूर विजिट करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना डॉक्टर साहब कि वो ये कहते हैं नहीं बच्चा ठीक है, जब कोई कंप्लेन करेगा तो ही जाएंगे, फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को इंटरनल एलर्जी भी हो रही होती है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि एलर्जी एक डिफरेंट सिनेरियो है, ऑफ कोर्स वो भी हो रही होती है, साथ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आपका जब भी हर महीने हो, आप हर महीने जाते हैं डॉक्टर के पास तो वेट हो रहा होता है, आपका प्रॉपर नॉर्मल चेकअप हो रहा होता है, तो गो टू योर डॉक्टर। आप अच्छे पीडियाट्रिक कंसल्टेंट के पास जाएं, उनको जरूर बोलें कि हमारा बच्चे का वेट करना बहुत जरूरी है। एक बच्चा डॉक्टर की नजर से गुजरता है और घर वालों की नजर से गुजरता है, इज टोटली डिफरेंट। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने अभी रेमेडी बताई, ये जो जी अभी जो ये आपने रेमेडी बताई है, ये कितने दिन करनी होती है? ये कावा और अदरक वाली जो भी आपने रेमेडी बताई, होम रेमेडी, ये तो जब फ्लू स्टार्ट होना तो आपने स्टार्ट करनी है टिल द एंड ऑफ योर फ्लू। अच्छा, सही, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम जो है वो हमारे शो पर मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त मुफीद उन्होंने बातें की, हमें रेमेडीज़ भी शेयर की और बच्चों के लिए ये रेमेडी जो है बहुत ज़्यादा मुफीद है। चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें और आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करती है, और अगर आपने हेल्दी रहना है, फिट रहना है और अपने आप को जो है वो आपने इम्प्रूव करना है, अपने आप को ग्रूम करना है, मगर कैसे, ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं फिटनेस की, और फिट रहना हर किसी का हक है, हर किसी की ख्वाहिश है, हर कोई चाहता है कि वो फिट रहे, लेकिन ये मुमकिन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि लोग कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है फिटनेस के लिए, और इसकी कुछ मेजर बेसिक टिप्स होती हैं जो कि आपको हर कोई नहीं बताता, लेकिन हमारे जितने भी गेस्ट होते हैं वो आपको ऐसी रेमेडीज़ और ऐसी टिप्स बता के जाते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो आज फिटनेस के इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया आयशा मीर ने, जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं, और उनसे हम करेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन पहले उनको शो में वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, ये बताएं कि फिट रहने का कोई शॉर्टकट है? There is no shortcuts, but there are shortcuts which is not good for health. Like, people adopt some intense diet and intense workout and not knowing their health. सही। तो वो खवातीन जो ये सोचती हैं कि वो ओवरनाइट जो है वो फिट हो जाएंगी, या फिटनेस के लिए जो है वो कोई ऐसी चीज़ खा ली जाए, किसी ड्रग्स का इस्तेमाल कर लिया जाए, या फिर बहुत ज़्यादा जो एक्सरसाइज कर ली जाए, हैवी चीज़ें कर ली जाए, वो उनके बॉडी के लिए ठीक नहीं होती, हार्मफुल होती है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट। मेरे ख्याल में दुनिया में, जिंदगी में कामयाबी का, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये बताएं कि फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए, हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए? जब आपने स्टार्ट किया तो आपने बहुत अच्छी बात की कंसिस्टेंसी।
सही। That's the only thing which will make you fit the entire life if you're consistent. If you're consistent with your healthy lifestyle and you're working out every day. If you're not even working out, there are a lot of activity which you can go for. Sports hai, walk hai. And if you're at home, if you're stay at home mom or wife, आप अपने घर का काम कर लें, वो भी अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है। बिल्कुल। और ऑल्सो जी तो फिटनेस के लिए यही है कि फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर गोल्स, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपने करना क्या है। You want to maintain, you want to change your appearance, you want to adopt a healthy lifestyle and stay with it. So it depends. फिर उसके लिए सब चीजें अलग अलग होती हैं, how you have to adopt those programs. अच्छा, ये जो आपने कहा कि हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, और आपने वॉक का जिक्र किया, हेल्दी लाइफस्टाइल का जिक्र किया, लोग जो बेसिक इश्यूज होते हैं ना उनके ऊपर नहीं आते। मतलब अगर किसी ने वॉक करनी है तो वो वॉक नहीं कर रहा, भाई क्यों, वो जिम जा रहे हैं, चले जाएं, जिम जाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो एक तो कंसिस्टेंसी रखें, दूसरा फिटनेस के लिए अब किसी ने वज़न कम करना है, फिट रहना है, तो वो किस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है टुवर्ड्स फिटनेस, कि उसने पहला स्टेप क्या करना है, किसको कांटेक्ट करना है, किससे रब्ता करना है, कौन सी डाइट लेनी है, क्या चीज़ें उसने खानी है, कैसे उसने दिन गुजारना है, वाटर इनटेक कितनी रखनी है, कौन सी चीज़ें अपनी डाइट से जो है उसने कट ऑफ करनी है, कौन सी चीज़ें डाइट में शामिल करनी है, ये प्लान बताएं। सबसे ज्यादा सिंपल चीज ये है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर फिटनेस जर्नी and you're trying to lose weight or maybe you're trying to stay fit, first thing is that you have to train your mind before your body. आप सबसे पहले determine कर लें खुद को कि these are my targets and I have to achieve them. पहले तो अपना mind makeup कर लें, उसके बाद simple सा formula है, you just have to eliminate all the junk from your diet. What are junks? Junks are fruit juices, canned juices and sugar, fried stuff. And जितना भी बाहर का खाना है, no matter how healthy restaurant claim it is, do not eat. आप घर का खाना खाएं और आप clean eating करें. Divide your meals into small portion. आप 3 दफा खाएं, 4 दफा खाएं, but divide them. Also, you have to cut your carbs, not eliminate entirely, but you have to eliminate your carb from your dinner. अगर आप डिनर सबसे छोटा और लाइट कर रहे हैं, यू आर स्टेइंग फिट योर एंटायर लाइफ। प्लस उसके साथ व्हाटएवर योर हेल्थ अलाउज, इफ यू आर हेल्दी, जॉइन द जिम, वर्कआउट। इफ यू कांट डू दैट, आप वॉक के लिए चले जाएं। इफ यू कांट डू दैट, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल ऑनलाइन आजकल तो, और एआई का जमाना है तो बहुत सारी गाइडेंस इजीली फ्री अवेलेबल है, यू कैन अटेम्प्ट दैट टू। और वॉक तो हर कोई कर सकता है। बिल्कुल, वॉक तो हर कोई कर सकता है। अच्छा, किन लोगों के लिए वॉक है, मतलब ये मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि एक तो होता है ना कि कुछ लोग उनका वज़न बहुत कम होता है, तो लोग उनको कहते हैं भाई आपने वॉक भी नहीं करनी वरना आप जो है वो और अनहेल्दी हो जाएंगे, आपका वेट और रिड्यूस हो जाएगा। कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कि वॉक कर सकते हैं, 15 मिनट की, 20 मिनट की, सुबह कर सकते हैं या शाम कर सकते हैं, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी कमज़ोर हैं, यानी कि जिनका वज़न कम है, वो वॉक पे नहीं जाते तो उनकी कोई और एक्टिविटी भी नहीं है, मतलब वो ये कहते हैं हम तो वैसे ही फिट हैं, तो वैसे ही फिट हैं, लेकिन आपके जो मसल्स हैं वो तो फिट नहीं है ना, वो तो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उनको तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काम चाहिए, उनको तो वर्कआउट चाहिए। तो उन लोगों के लिए बारे में बताएं कि जो कमज़ोर लोग हैं, जो ऑलरेडी फिट हैं, उनको कौन सी जो है ना वो ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनको कौन सी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, कितनी देर वॉक करनी चाहिए, किस तरह से अपने आप को इसी फिटनेस को मेंटेन करना चाहिए बट विद गुड इम्यूनिटी। अगर आप दिखने में स्किनी हैं, आपकी कमजोर से लग रहे हैं, एंड यू आर लाइक इफ आई वॉक आई विल लूज मोर वेट, यू हैव टू सी योर बॉडी कॉम्पोजिशन। आपकी बॉडी की कॉम्पोजिशन उतनी जरूरी नहीं है कि जो स्किनी दिख रहा है उसकी वो दे हैव ऑल द मसल और दे आर फिट। Yes. जो फिट डिफाइन करता है, दैट डिफाइंस योर मसल्स एंड योर फैट परसेंटेज। इट हैज टू बी अ सर्टेन वे। ठीक है, तो मोटे जो लोग होते हैं या बल्कि होते हैं जो उनके भी उनकी बॉडी कॉम्पोजिशन इस तरह की होती है, उनके मसल्स ज्यादा हैं बट दे लुक बल्की एंड देयर फैट is less than their muscles. Of course, वो तो जब बल्कि नजर आएंगे और इस तरह, तो I lost the track. Okay. So
सो आपने मसल्स एंड फैट का रेशियो देखना होता है फॉर अ हेल्दी बॉडी, नॉट द अपीयरेंस. इफ यू लुक बल्की और स्किनी डजंट मैटर, व्हाट इज योर बॉडी कॉम्पोजिशन. तो मसल्स रिटेन करने के लिए स्पेशली द पीपल हु आर स्किनी बट हैव मोर फैट इन देयर बॉडी, तो दे हैव टू गो फॉर एक्सरसाइज एंड अपनी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट रखें ताकि वो मसल गेन करें और फैट गेन ना करें. तो उसके लिए क्या BMI का कैलकुलेटर भी आता है ऑनलाइन, आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. देयर आर जिम्स हु आर ऑफरिंग BMI जो आपका टेस्ट है वो लोग भी कर देते हैं. सो जो स्किनी है, आई वुड से यस, वॉक बेसिकली इज नॉट, आई वुड से एक्सरसाइज, इट इज टू मेक यू डेली रूटीन, हेल्दी रूटीन. इट इज, हाँ, जिस तरह जो बहुत ज्यादा एज के लोग होते हैं, दे are afraid to attempt the workout exercise कि हमें इंजरी ना हो जाए. It's better कि they should attempt for walk rather than sitting. So जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी बॉडी आपको अलाउ कर सकती है, go for that. बिल्कुल ठीक कह रही है. चलिए जी, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस. वेलकम बैक. आयशा मीर हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम फिटनेस से रिलेटेड बात करें. आयशा, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा. जी, हम बात कर रहे थे कि जो स्किनी होते हैं वो कैसे फिट रहें, और अगर उनको वेट गेन करना है, मतलब मसल गेन करने हैं, तो दे हैव टू, इट्स वेरी इजी फॉर्मूला, दे हैव टू गो टू कैलोरी सरप्लस डाइट. तो जिनको वेट लूज करना होता है वो कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं एंड दे गो फॉर द सेम लाइफस्टाइल बट विद द कैलोरी सरप्लस. जिनको वेट गेन करना हो, तो कैलोरी डेफिसिट एंड कैलोरी सरप्लस, दैट्स हाउ यू कैन डिक्टेट योर बॉडी, जो भी आपको आप शेप चाहिए. सही. अच्छा, अब ये तो चले हो गया कि आपने कहा कि भाई ये BMI भी देख लेना चाहिए और अपनी फिटनेस के लिहाज से अपनी सेहत भी देख लेनी चाहिए. बुजुर्गों के हवाले से भी आपने बात की ओवरऑल, लेकिन इन जनरल स्टूडेंट्स को अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए? स्टूडेंट्स को तो एंगेज होना चाहिए स्पोर्ट्स में. नथिंग इज बेटर देन दैट. हाँ, वो उनकी माइंड को भी ट्रेन करेगा एंड फोकस भी उनका इंक्रीज होगा. Plus they will stay healthy. They need some sports in their life. Every student, मैं कहती हूँ सबको स्पोर्ट्स के लिए जाना चाहिए. सबको स्पोर्ट्स के लिए जाना चाहिए. अच्छा, कुछ जी, अच्छा आयशा, उन लोगों के बारे में बात करते हैं. कुछ खवातीन जो है वो प्रेग्नेंट भी होती हैं और उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा जो है वो लेथार्जिक फील कर रही होती हैं, डल साउंड कर रही होती हैं. उनके लिए आसान एक्सरसाइज कौन सी हो सकती है घर बैठे जो वो कर सकती हैं, जो हार्मफुल भी ना हो उनके लिए? Certain exercises for everyone, every pregnant woman. So again, it depends. but ये है कि वॉक करें, सबसे ज्यादा सेफ वो है, और स्विमिंग करें. अच्छा, ठीक. अच्छा, इसके अलावा जो है वो डाइट क्या रखना चाहिए इन लोगों को? They have to eat clean. वही, they do not have to eat junk. They do not have to eat मीठा, sugar, fried stuff. सही. वो वैसे ही शुगर लेवल हाई हो रहा होता है आपका प्रेगनेंसी में. हाँ. So it's better to go for a healthy diet, but they have to have full meal, like you know, they do not have to control the portion. एक खातून है जो घर में बैठी हैं और उन्होंने अब ये सोचा है कि आज से उन्होंने अपना वजन कम करना है. उनको किस तरह से जिम ज्वाइन करना चाहिए? उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कितने दिन के लिए उनको जिम की क्लासेस लेनी चाहिए? कौन से जिम में उनको जाना चाहिए? कौन सी एक्सरसाइज उनको इनिशियली स्टार्ट करनी चाहिए? मेरे पास आ जाए. हाँ ना, तो आपके पास आ जाएंगी, बताएं ना आप. इनिशियली क्या क्या होगा? फर्स्ट स्टेप व्हेन दे आर स्टार्टिंग दिस कि मुझे अपना वेट कम करना है. एंड पहले तो डिपेंड करता है वेट कितना कम करना है, ड्यूरेशन उस पर डिपेंड करेगा. सही. बट आई वुड सजेस्ट टू एवरी वुमेन हु आर स्टार्टिंग एक्सरसाइजिंग, उनको अंडर द ट्रेनर सुपरविजन वर्कआउट करना चाहिए. बिकॉज इंजरी इस तरह की हो जाती है कि आप अटेम्प्ट तो कर लेते हैं, तो जब इंजरी हो जाती है यू कैन नॉट कंटिन्यू अगेन. कंसिस्टेंसी आपकी इफेक्ट होती है. सही. सो इट्स बेटर टू जॉइन विद एनी जिम, विद एनी ट्रेनर. बट ये कि आप खुद भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आपको खुद को भी पता चल जाता है जो ट्रेनर आपसे बात कर. और सही, बिल्कुल. तो आयशा का कहने का मतलब ये है कि आयशा ये कह रही हैं कि जो भी आप जिम ज्वाइन करते हैं, एक तो आपने एक अच्छा ट्रेनर ढूंढना है कि आपका ट्रेनर बहुत अच्छा हो. सेकेंडली, आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आप अपने वेट के अकॉर्डिंगली ही
एक्सरसाइज करेंगे। शुरू में अगर जाके आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल है, ऑब्वियसली वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली नहीं है, वो आपके हिसाब से नहीं है। तो जो भी लोग जिम ज्वाइन करते हैं वो अर्ली जिम ज्वाइन कर लेते हैं शौक में, फिर वापस आते हैं, फिर कहते हैं कि जी कंप्लेन ये है कि जी वो तो हमने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली थी, फिर हमें जो है वो इंजरी हो गई, ये प्रॉब्लम हो गया, और फिर सारा कसूर जो है वो जिम पे आ जाता है और सारा कसूर जो है वो ट्रेनर पे आ जाता है। नहीं, सबसे पहले तो आपने ट्रेनर ही अच्छी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि आपकी ट्रेनर आपको इनिशियली, ग्रेजुअली, स्लोली कैसे टेकअप करती है। जी आशा। तो हेवी वर्कआउट नहीं करा सकते, यू हैव टू train their body for conditioning, and not only this, they have to tell them that they are going to change their lifestyle. It's not about कि आपने dieting कर ली या अपना खाना कम कर लिया या आपने starving कर ली. It is not going to work. सही। वो पूरा दिन भूखा रहते हैं, पूरा दिन खवातीन जो है वो कहती हैं जी खाना नहीं खा रहे, क्यों डाइटिंग हो रही है। डाइटिंग इस तरह से नहीं होती, इस तरह से तो बीमार पड़ जाएंगी। Yes, होता ये कि eating less is as dangerous more. आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है एंड योर बॉडी टेंड टू स्टोर मोर फैट। सो अगर आप बार बार खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है और आपका फैट बर्न आपकी बॉडी खुद करती है नेचुरली, एंड दैट्स व्हाट वी शुड बी वर्किंग ऑन। एवरी ट्रेनर मेटाबॉलिज्म पे काम करना चाहिए। सही, बिल्कुल आप ठीक है। और मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है व्हेन यू आर वर्किंग आउट एवरी डे, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही है कि अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करना चाहिए और ये खुद आपका जो फैट है वो बर्न कर देता है। अच्छा, अब मसला सारा ये ना कि आप और मैं कितना भी ये बात करें ना कि जी ग्रेजुअली स्लोली एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म पे काम करना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी बेहतर करनी चाहिए, मसल्स बनाने चाहिए, लेकिन चर्बी नहीं बनानी चाहिए, आपको फैट जो है वो रिड्यूस करना चाहिए। मगर लोगों को ना इंस्टेंट चाहिए कि भाई अगर हमारे यहाँ किसी के भाई की शादी है या फैमिली में शादी है, वेट कम करना है, वेट लॉस करना है, तो बस सडन क्या हो सकता है। ये इस तरह का जो माइंडसेट है ना, ये लोगों के लिए बड़ा हार्मफुल है और लोग बहुत बीमारी की तरफ जा रहे हैं इस वजह से। ऐसे ही है। आप कर सकते हैं, देखिए बहुत सारे तरीके हैं। अगेन आपको जो है शॉर्टकट के जो 3 महीने में 2 महीने में आपका वेट कम हो जाता है। जी। आप वो कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपकी मेडिकल कंडीशन क्या, आप कीटो डाइट कर सकते हैं, आप 1 मील अ डे कर सकते हैं, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। बट आई वुड अगेन से कि दीज विल जनरेट रिजल्ट्स फास्टर, बट इन द लॉन्ग रन इट इज नॉट गुड। सो देयर आर वेज टू कट योर वेट डाउन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, बट ये कि आपको पर्सनलाइज मील प्लान लेना होगा। आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास ले जाएं, या ट्रेनर बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है, उसको भी पता होता है कि किस तरह से वेट जल्दी कम हो सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट यू आर डूइंग अंडर द गाइडेंस। आप खुद से कुछ घर पे अटेम्प्ट ना करें कि मैं एक मील खा लूं, पता चला आपके अंदर कुछ और मसले हैं, वो और आपको प्रॉब्लम कर गया। बिल्कुल, और प्रॉब्लम कर गया। अच्छा आयशा, इस तरह की खवातीन भी हैं, मर्द हजरात भी हैं जो बिल्कुल फिट हैं, उनका वेट भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको दुबले होना है और स्किनी होना है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सट्रीम शौक जो चढ़ गया लोगों को स्किनी होने का, दुबला होने का, ये जरा बताएं ये कितना हार्मफुल होता है। फिट रहने की डेफिनेशन क्या है एक्चुअली? फिट रहने की डेफिनेशन यही है कि आपकी बॉडी इज हेल्दी वर्किंग, आपके मसल सही हैं, आपका सब कुछ वही बॉडी कॉम्पोजिशन, आपकी बॉडी में मसल ज्यादा और फैट कम हो, चाहे आप कैसे भी दिखें, whether you are looking bulky or skinny doesn't matter. और स्किनी अगर किसी, देखिए हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है। If somebody wants to look leaner and skinnier, that's what they like and they are happy in that. So yeah, they can go in calorie deficit again. जितना आप कैलोरीज कम करेंगे अपनी डाइट से, it's not only calorie deficit, but you have to eat smart in those calories, right? ऐसा नहीं है कि आपने अगर 1200 कैलोरीज लेनी है, आपने निहारी की एक प्लेट खा ली और नान खा लिए, आपकी 1200 कैलोरीज पूरी हो गई। नो, यू हैव टू डिवाइड दोज 1200 कैलोरीज इन अ वे कि योर आपकी न्यूट्रिशंस भी पूरी हो रही है और आपका वेट भी कम हो रहा है। द मोर कैलोरी डेफिसिट द मोर यू आर लूजिंग वेट। दैट्स द थिंग कि अब वो फिर कर सकते हैं, स्किनी हो सकते हैं। सही,
चलिए जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आयशा मीर मौजूद थी और फिटनेस ट्रेनर हैं और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात की। और कंक्लूजन ये, कोई भी चीज़ जो है ना वो फ़ौरन से नहीं हो जाती। कोई ऐसी जादू का चिराग नहीं होता कि आपने सोचा और आप ट्रेनर के पास गए और आपने उसको कहा कि भाई फ़ौरन से जो है वो मुझे दुबला होना है। ऐसे नहीं होता। ये तो फिर आपकी अपनी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। ये फिर आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी बन जाता है कि भाई आप इतनी जल्दी कैसे दुबले हो सकते। दुबले ना हो, फिट रहें। इसके फ़र्क को समझें कि आपने हेल्दी रहना है। आपने इस दौड़ में नहीं जाना कि आप स्किनी होना चाहते हैं। अगर आप स्किनी हो जाएंगे तो आप बहुत सारा फैट लूज़ करेंगे, उसके साथ कार्ब्स लूज़ करेंगे, फिर आपका प्रोटीन इंटेक भी जो है उस तरीके से मैनेजेबल नहीं होगा, विटामिन्स आपके रिड्यूस होंगे, आपको एक्सेसिव जो है वो यूरिन की शिकायत होगी, बहुत सारे आपके प्रॉब्लम होंगे, फिर स्ट्रेस आपको इफेक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी सेहत को ख़राब करेंगी। तो इससे बचने के लिए अपने आप को इस बात पर मना लें कि आपने जो दिन स्टार्ट करना है ना उसमें आपने रहना है हेल्दी। उसमें आपने अपने आप को हेल्दी रखना है, पानी ठीक से पीना है, खाना सही से खाना है, डिनर आपने जो है वो कम करना है, नाश्ता हेल्दी करना है, फिर आपने जो अपनी दिन की डाइट लेनी है उसको मेंटेन करना है। और इसके साथ साथ 15 मिनट की वॉक काफ़ी है हर शख्स के लिए, जो दुबला है, पतला है, मोटा है, वॉटएवर जो भी उसका वेट है उस हिसाब से 15 मिनट की वॉक। अगर आपको लगता है आपका सांस ज़्यादा फूल जाता है तो आप हल्के हल्के वॉक कीजिए, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कीजिए। और मैं साथ साथ एक बात ज़रूर कहती हूँ कि अपनी नमाज़ों को मेंटेन कीजिए। जो नमाज प्लान कर लेता है उसकी ज़िंदगी का सारा रूटीन प्लान हो जाता है, उसकी ज़िंदगी एक्टिव हो जाती है। तो अगर आप जितनी ज़्यादा अपनी लाइफ को हेल्दीनेस की तरफ रखेंगे, रूटीन की तरफ रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें, खूबसूरती की बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि जी आप अपनी स्किन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और आपके स्किन के जितने भी मसाइल हैं, एक्नी है, पिंपल्स हैं, फिर वो आपके जीन्स में है या फिर वो सुपरफिशियली हैं, आपको सूरज से प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम का हल है हमारे पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। स्किन पे ग्लो कैसे आएगा, ग्लास स्किन कैसे होगी, स्किन शाइन कैसे करेगी, स्किन स्पार्कल कैसे करेगी, हेल्दी कैसे होगी, रीजुवेनेशन कैसे होगी, ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमें ज्वाइन किया है रानी आपा ने, जो कि एक्सपर्ट भी है, हर्बलिस्ट भी हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा रानी आपा, ये बताएं कि ये जो स्किन का जो एक इशू ये है कि हर किसी को खूबसूरत लगना है, हर किसी को चाहिए कि उसकी स्किन जो है वो कोरियन हो जाए, ग्लास स्किन हो जाए, यंग लुक लगे, रीजुवेनेशन आ जाए और इसकी स्किन जो है हेल्दी लगे। इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा टोटका है, ऐसी कौन सी रेमेडी है जो आपकी स्किन को बेहतर से बेहतर कर दे और चमक आ जाए, उसमें शाइन आ जाए? बिल्कुल, ये तो हर एक की ख्वाहिश होती है और होनी चाहिए। इसी से एहसास होता है हमारे जिंदा होने का, कि हम खूबसूरत नजर आए, चार्मिंग नजर आए, जिस महफिल में जाए उस महफिल की शख्सियत हम ही हो, उसमें जो मेन शख्सियत है वो हमारी हो। इसके लिए सबसे ज्यादा जब इंसान की नजर जाती है तो उसकी ड्रेस और स्किन पर जाती है, चेहरे पर जाती है। और जितना चेहरा दिलकश होगा उतनी ही वो शख्सियत सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्सियत होगी और मुनफरिद शख्सियत कहलाएगी और किसी भी महफिल में सबसे जाजिबे नजर आएगी। सही। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ऐसी रेमेडी है कि वो तमाम लोग जो हमारा अभी प्रोग्राम देखने बैठे हैं उन्हें चाहिए कि वो पेन और पेपर ले ले और इसको नोट कर ले, क्योंकि इससे बेहतर रेमेडी I have pen, I have paper मैं भी लिख रही हूँ क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसकी स्किन रीजेनरेट हो जाए और दिलकश हो जाए, खूबसूरत हो जाए और ग्लास स्किन हो जाए। उसके लिए एक बहुत आसान रेमेडी है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जब आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा पसंद भी आएगी। और उसके लिए ये है कि 2 टेबल स्पून साबुत इसबगोल आप भिगो दीजिए 1 गिलास पानी में। 2 टेबल स्पून साबुत इसबगोल 1 गिलास पानी में भिगो दें, तो रात को भिगो दें, सुबह वो फूल कर तकरीबन आधा कप से भी ज्यादा हो जाएगा, फूल जाएगा वो बिल्कुल। और इसके साथ ही अलसी के बीज आपने सुना होगा और लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, अलसी के बीज 2 ही टेबल स्पून अलसी के बीज 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और ये दोनों चीजें रात को भिगो दीजिए।
उसके बाद जनाब करना यह है कि सुबह सबसे पहले जो हमारे पास साबुत इसबगोल है, अगर बहुत दिन के लिए बनाना है 15 से 20 दिन के लिए तो 2 टेबल स्पून ले साबुत इसबगोल के, और अगर 1 वीक के लिए बनाना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून लीजिए। वो फूल कर बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको फूला रहने दीजिए। और जो हमारे पास अलसी के बीज है वो हमने 1 कप में भिगो दिए, 1 टेबल स्पून। आप 2-2 टेबल स्पून के बजाय 1-1 टेबल स्पून कर लीजिए। और टेबल स्पून वो होता है जिससे, जो राइस स्पून भी होता है जिससे हम राइस खाते हैं, ठीक है। तो सुबह को जब आप देखेंगे तो साबुत इसबगोल बहुत ज्यादा फूल गया होगा, और इसके साथ ही जो अलसी के बीज हमने भिगो कर रखे हैं उसका पानी भी लेसदार हो चुका होगा। अब करना ये होगा कि जो हमारा साबुत इसबगोल है उसको हम ब्लेंडर में डालेंगे, और जो हमारे पास अलसी के बीज है इसका पानी हम छान लेंगे, वो हल्का सा लेसदार हो चुका होगा, और इस पानी को हम छान लेंगे और जनाबे वाला ब्लेंडर में डालकर हम साबुत इसबगोल को अलसी के पानी के साथ ब्लेंड कर लेंगे। वो एक बेहतरीन सा हमारे पास लिक्विड बन जाएगा, ना ज्यादा थिक होगा और ना ज्यादा बिल्कुल पानी पानी होगा। उसको हमें एक बोतल में रख लेना है, और करना यह है कि रोजाना 1 टीस्पून हमारे पास जो किनू के पिसे हुए छिलके हर जगह मिलते हैं, किनू के छिलकों का पाउडर बहुत ही आसान है और बहुत सस्ता भी है, आप लोग घर में ही बना सकते हैं। अगर किनू के आपने छिलके सुखा लिए, उसकी खासियत यह है कि किनू के छिलके में एक तरफ जो व्हाइट हिस्सा होता है वो होता है हमारे पास 2 ही जो हिस्से होते हैं। जो ऑरेंज हिस्सा होता है वो तो उसमें ऑयल होता है, बहुत ही जबरदस्त होता है, और इस तरफ जो आपके पास व्हाइट हिस्सा है वो अब अल्लाह की फजल से फाइबर कहलाता है। तो ये बाजार से पिसाया मिल जाता है, घर में इसको थोड़ा सा अगर करना हो तो उसका ऑरेंज हिस्से को पील करके और उसका हम तेल निकालते हैं। इतने मुश्किल में जाने की जरूरत नहीं, बाजार से आप किनू के छिलकों का पिसा हुआ पाउडर खरीद लीजिए, और 1 टीस्पून आपने किनू के छिलकों का पाउडर लिया, और एक तरफ आपके पास पेस्ट बना रखा है साबुत इसबगोल का और अलसी के पानी का। अलसी के बीज खाने में भी और लगाने में भी बहुत ही बेहतरीन है, इसकी फायदे सब जानते हैं, सबको पता है, और मैं भी बता दूंगी, लेकिन रेमेडी जल्दी से नोट कर लीजिए। 1 आपने टीस्पून लेना है किनू के छिलकों का पिसे हुए पाउडर का, और उसके अंदर ये लिक्विड जो आपने बना कर रखा है इतना मिलाइए कि एक बेहतरीन सा पेस्ट बन जाए। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर आप लगा लीजिए, मास्क ये होगा, इसको आप लगा लीजिए, और ये जब तक रखें जब तक आपकी स्किन पर ड्राई ना हो जाए। तकरीबन 15 मिनट तक आपको ये लगाना होगा। जब ये हल्का सा ड्राई होना शुरू हो जाए तब आप इसका हल्के हल्के मसाज करेंगे, और मसाज करने के बाद जो निकल जाता है तो रहने दीजिएगा, और जब तक आप इसको अपने फेस पर स्टे कर सकती है करें। उसके बाद सादे पानी के साथ वॉश करें। आप बिलीव करें कि आपकी स्किन विद इन वीक यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको एक बहुत ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा, और जब आप उसको 1 वीक तक इस्तेमाल कर लेंगे तो अनबिलीवेबल आपकी स्किन चेंज हो जाएगी, रीजेन्युरेट हो जाएगी, आपके पोर्स टाइट हो गए होंगे, आपका जो बिल्कुल नीचे ढलकता हुआ चेहरा है वो बिल्कुल अपलिफ्ट हो जाएगा, आपके रिंकल्स खत्म हो जाएंगे, स्किन शाइनी हो जाएगी, और आपकी स्किन एक ऐसी क्लास स्किन हो जाएगी जिसकी आप तमन्ना कर रही थी। और ना सिर्फ ये कि हम खवातीन इस्तेमाल करें, मर्द हजरात भी इसको कर सकते हैं, और बच्चियां भी जरूर करें। इसके इस्तेमाल के बाद आपको किसी भी किसी भी किस्म के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें ऑयल भी आपको मिल गया है, इसमें आपको पाउडर भी मिल गया है, जो किनू के छिलके आपको पता है विटामिन सी से भरपूर होते हैं, और विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा रानिया, ये तो चले स्किन रेमेडी हो गई और बहुत अच्छे तरीके से आपने बता दी, लोगों को इससे बहुत फायदा भी होगा, डेफिनेटली लोग इसको ट्राई करेंगे घर पे। यूजुअली ये होता है कि जब मेकअप कर रहे होते हैं तो मेकअप में बहुत सारे ऐसी खवातीन हैं जिनकी गर्दन जो है वो डार्क होती है, यानी काली गर्दन होती है, और वो उसको कवर करने की कोशिश करती है मेकअप से, लेकिन वो कवर अप नहीं होती है और फिर बहुत उनको मसले होते हैं। तो ये जो डार्क नेक है इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए क्या रेमेडी है? क्योंकि लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा काले होते हैं, पाँव काले होते हैं, तो इसकी स्किन वाइटनिंग के लिए क्या करना चाहिए? एक बहुत ही जबरदस्त सा इलाज है। आपकी स्किन जाहिर है, अगर आपकी गर्दन खराब है, काली है, रिंकल्स वाली है, तो बिल्कुल अलग लगेगी आपकी बॉडी से। और जनाबे बोले, जब आप मेकअप भी कर रहे हैं और बगैर मेकअप भी आपकी स्किन बहुत ग्लो करनी चाहिए, और चेहरा और गर्दन की स्किन और हाथ पांव की स्किन भी
एक जैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा तो हम बदल लेते हैं, लेकिन जब आपके तमाम दूसरे आज़ा पर नजर पड़ती है तो यहाँ पर हम फ्लॉप होते हैं। उसके लिए ये कि आपको बहुत ही एक आसान और सादी सी रेमेडी बता रही हूँ, जिससे आपकी गर्दन, आपके नखम्स, आपके हाथ, आपके पाँव, आपकी फुल बॉडी जबरदस्त वाइट हो जाएगी, रिंकल फ्री हो जाएगी और ग्लोइंग हो जाएगी, जैसा कि आपको चाहिए होता है, हर एक की डिमांड है। उसके लिए ये है कि जनाब, एक साबुत शलजम जो आज के सर्दी के मौसम में कसरत के साथ मौजूद होता है, एक शलजम को आप उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा जौ का आटा शामिल कर लीजिए और थोड़ी सी ग्लिसरीन, और उसके बाद एक बार अच्छा सा फाइन सा इसको पेस्ट बना लीजिए। और ये पेस्ट अपने हाथों पर, अपने पाँव पर, अपनी गर्दन पर आप 10 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दीजिए। और फिर जो आपके पास बचा हुआ पेस्ट है इसका, वो हाथों पर लेकर अपनी गर्दन पर आप मसाज करें। उस वक्त तक करें जब तक ये बत्तियां बन बन के ना उतर जाए। जनाबे वाला, आपकी स्किन से सारी मैल, गंदगी, रिंकल्स, एक अजीब किस्म की डैंड्रफ सी आ जाती है। और यहाँ पर कुछ लोगों के नेक के करीब फैट जमा हो जाता है, और फैट जमा होने से उस पर रिंकल्स आ जाते हैं और बहुत काला हो जाता है। तो ये भी आपको बहुत जबरदस्त हो जाएगा। आपकी कोहनियां, आपके नकल्स, आपके पैर, हर चीज आपकी ग्लो करने लगेगी, डार्कनेस खत्म हो जाएगी, जो एक जम जाती है, काला हो जाता है। नकल्स भी बहुत खवातीन जो घरों में काम करती हैं उनके खराब हो जाते हैं। तो आप अपनी स्किन का, चेहरे के साथ साथ अपनी बॉडी के तमाम जो पार्ट्स है उसका भी ख्याल रखें और ये इस्तेमाल करें। ये भी बहुत बेनिफिशियल रेमेडी है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कंटिन्यू करेंगे और मजीद स्किन जो है रेमेडीज पूछेंगे। रानी आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने कहीं नहीं जाना। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। वेलकम बैक। स्किन वाइटनिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं। रानी आपा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रानी आपा, जिस तरीके से अभी बात हुई कि काली स्किन यानी कि जो काली गर्दन है उसके हवाले से हमने बात की, जिन लोगों के पैचेस पड़ जाते हैं उस हवाले से बात की, थोड़ा सा बताएं उन खवातीन के हवाले से जिनकी झाइयाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, बड़े बड़े पैचेस होते हैं और चेहरे पे ऐसा लगता है जैसे फूल, झाइयों के फूल बने हुए हैं, तो ये कैसे ख़त्म होंगे? स्किन पर ये झाइयाँ बन जाती हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, स्किन पे डिस्कलरेशन हो जाती है, कहीं से लाइट स्किन हो जाती है जी। इसके लिए मैं आपको एक अपना उपटन बताती हूँ। आप वो तमाम खवातीन जो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, ये 5 चीजें जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। हुस्ने यूसुफ, जौ का आटा, गोंद कतीरा, नीम के पत्ते और बादाम। ये 5 चीजें अपने पास इक्वल क्वांटिटी में यानी 10 ग्राम या 20 ग्राम, ये 5 चीजें आप ले लीजिए और इसका पीस कर बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लीजिए। ये पाउडर जब आपके पास आ गया है तो आप रोजाना, बल्कि अगर टाइम है आपके पास तो दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो दिन में 1 बार आप करें। एक बिल्कुल फाइन पाउडर पिसा हुआ ये एक उपटन है, इसका 1 टीस्पून ले लीजिए और इस 1 टीस्पून उपटन के अंदर दूध के साथ आप इसका बेहतरीन सा क्रीम की तरह का एक पेस्ट बना लें। और अगर आपके पास थोड़ी सी ग्लिसरीन या मलाई है तो इसके अंदर वो भी डाल लीजिए और लेकर हल्के हल्के अपनी जो आपका इफेक्टेड एरिया है, ज्यादातर ये बटरफ्लाई की शक्ल में होती है, और ये वाला पेस्ट जो क्रीम की तरह हो गया, इसको लेकर अच्छी तरह हल्के हल्के हाथ से मलेंगी। हल्के हल्के हाथ से मलने के बाद आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए छोड़ने के बाद इतना ना छोड़ें कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। याद रखिए कि कोई भी मास्क खुश्क होने के लिए अपने फेस पर ना रखें, वो आपकी स्किन अच्छी होने के बजाय खराब हो जाएगी। जब ये हल्का हल्का सा ड्राई फॉर्म में आने लगे और झड़ने लगे, तब आप दोबारा से अपने हाथों को दूध के साथ गीला करेंगे और दोबारा से मसाज करने के बाद, क्योंकि जो आपके डार्कनेस है, जो झाइयों के ऊपर जो एक लेयर आई हुई है, वो इसके साथ सॉफ्ट होकर बाहर आने लगेगी। हल्के हल्के दोबारा से दूध के हाथों से मसाज करके अपने फेस को धो लेंगी और अल्लाह के फजल से पहली बार में ही आपको फर्क लगना शुरू हो जाएगा। और जब आप इसको मुस्तकिलन 15-20 दिन करेंगी तो वह फिर आप कहेंगी, वाह क्या रानी आपने रेमेडी बताई थी, और मुझे आप हमेशा अपने गाँव में याद रखेंगे। सही, चले जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी आपने हमारे साथ में शेयर की है। अच्छा, सूखे हुए होठों की क्या रेमेडी है, किस तरीके से इनको जो है वो उनका ट्रीटमेंट किया जाए? बहुत सारे लोगों को जो है ना वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि स्वेलिंग भी हो जाती है और वो कहते हैं जी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही है और वहाँ से थोड़ा थोड़ा ना ऐसे ब्लड भी आ रहा होता है। इन लोगों के लिए क्या हल है?
ड्राई, बिल्कुल मैं एक्स्ट्रा बता ड्राई देती हूँ। स्किन। जी जी, ड्राई देखिए, सबसे पहले जिन लोगों के ड्राई होठ होते हैं, हाँ। सबसे पहले तो वो फटना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर सही। से ब्लीडिंग हो जाती है। हाँ। और फिर उसके ऊपर एक सॉफ्ट सी आपके लिप्स की स्किन जो है उसके कोने झड़ने लगते हैं। लोगों को इतनी कोफ ऐसे छुड़ाते हैं तो उसमें से ब्लीडिंग हो जाती है और काले भी पड़ जाते हैं, बास लोगों का ये हिस्सा भी काला पड़ जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक सादा जो आप लोगों को तरीका है करना होगा, वो ये है कि रात को सोते वक्त अपनी बैली में अच्छी तरह से ऑलिव ऑयल को लगा लीजिए। अगर इन केस ऑलिव ऑयल आपके पास नहीं है तो आप सरसों का तेल ले लीजिए, जो तेल भी अवेलेबल है, लेकिन अपनी बैली में आप वो जरूर लगाइए। ये एक ऐसा मोजजाती करिश्मा है कि जिन लोगों को होठों पर स्वेलिंग आ जाती है, काले हो जाते हैं, फटने लगते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, उन तमाम के लिए सबसे पहले तो आपको रात को ये करना होगा कि आप अपनी बैली में कोई भी तेल लगाकर सोएंगे। अच्छी तरीके से पहले लगा लेंगे, फिर थोड़ा सा ड्रॉप डाल देंगे। आप सीधे लेटे रहेंगे तो वो स्किन में बैली में जज्ब हो जाएगा, उसके लिए फिक्र मत कीजिएगा। आपको पहले दिन बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा और दूसरे ऊपर से करने के लिए जो कि बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, इसके लिए अगर आपके करीब कहीं चमेली के फूल आप लोगों को मिल जाए तो चमेली के फूलों को आप दूध के साथ पेस्ट बनाइए और दूध के साथ जब इसमें पेस्ट बन जाए आपका अच्छी तरह, तो थोड़ा सा ग्लिसरीन मिलाकर अपने होठों पर आप हल्के 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 जो हिस्सा आपका ब्लैक है बहुत सॉफ्ट जेंटल हाथों से उसका मसाज करते रहें और थोड़ी देर के लिए लगाकर छोड़ दें। थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद सारे फूल झड़ जाएंगे। आप ये देखेंगे कि आपके होठों की डार्कनेस खत्म होना शुरू हो गई है, जो ड्राइनेस थी वो खत्म होना शुरू हो गई है और जो लिप में आपके कट्स आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो कट्स भी खत्म हो जाएंगे। दो चीजें काम करेंगी, एक आपकी लगाने वाली रेमेडी और दूसरी आपकी बैली वाली रेमेडी। अल्लाह के फजल से जिन लोगों को बहुत पुराना मसला है वो भी खत्म हो जाएगा और वो बच्चे जो ये छोटे छोटे बच्चों के साथ भी ये मसला होता है तो माओ बिल्कुल होता है, बच्चों के साथ भी ये जी सही। अच्छा, मॉइस्चराइजर घर में क्रीम बनाने का तरीका क्या है? क्योंकि इतने महंगे महंगे मॉइस्चराइजर हैं, लोग कहते हैं भाई कितने महंगे महंगे मॉइस्चराइजर लाएं, घर में ही कोल्ड क्रीम कैसे बनाया जाए, घर में ही मॉइस्चराइजर कैसे बनाया जाए जो आपकी स्किन को तरोताज़ा रखे, फ्रेश रखे? बिल्कुल बिल्कुल, घर में आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हैं और उसका तरीका ये है कि आपके घर में मलाई दूध की उतर के जमा होती है, आप दूध की मलाई ले लें और थोड़ा सा आपके घर में होगी 2-3 दिन की जमा कर दे, दूध वाले के पास से भी मिल जाती है, आप वो मंगा लीजिए तकरीबन 2 टेबल स्पून मलाई दूध की। दूध की मलाई लेने के बाद आप उसके अंदर की याद रखिए कि ग्लिसरीन अल्लाह की तरफ से एक हमारे लिए बेहतरीन दवा भी है, तो उसके अंदर 1 से 2 टीस्पून, बहुत ज्यादा ना डालिएगा, 1 से 2 आप टीस्पून मलाई के अंदर ग्लिसरीन की डाल दीजिए और आपको मैंने लेमन जो बताया वो डाल दीजिए और उसके बाद आप उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करें दूध के साथ आप ब्लेंड करते जाइए और अगर आपके पास थोड़ा सा खालिस अर्क गुलाब है तो आप इसके अंदर वो भी ऐड कर लीजिए और विटामिन सी का एक एक्सट्रैक्ट मिलता है, बाजार में अवेलेबल है, विटामिन सी के एक्सट्रैक्ट के नाम से ही आप थोड़ा सा उसके अंदर ऐड कर लीजिए। इसको बहुत ही फाइन सा आप पेस्ट बनाते रहेंगे, ब्लेंडर के अंदर डाल के ऐसा घुमाइए कि एक बेहतरीन सा लिक्विड आपके पास आ जाएगा। आप इसको अपने पास महफूज कर लीजिए। ग्लिसरीन की तादाद अगर आप बढ़ाती रहेंगी तो आपको फायदा रहेगा, जब तक कि वो एक बहुत ही ऐसी शेप में ना आ जाए जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिक्विडी शेप के अंदर, पेस्ट के अंदर, कि आप जिस तरह के मॉइस्चराइजर हम बाजार से लेकर इस्तेमाल करते हैं। इसमें ग्लिसरीन भी होगी, इसमें नींबू भी होगा, इसमें जो लैक्टिक एसिड है उसकी चिकनाहट भी आपको मिलेगी और फ्रेश लैक्टिक एसिड भी आपको मिल रहा है दूध की शक्ल में। ये एक बेहतरीन सा होगा, लेकिन ये 1 हफ्ते से ज्यादा स्टे नहीं करेगा क्योंकि इसमें दूध और मलाई सब चीजें ऐसी हैं जिनको फ्रेश हालत में रखना है। इसको आप एक बॉटल में करके फ्रिज के अंदर रख दीजिए। 1 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद अपने हाथ पाँव हर मुंह धोने से पहले या रात को लगाकर अच्छी तरह सो जाइए। मेकअप भी इससे बहुत बेहतरीन तरीके पर उतर जाएगा और जनाबे दिन में भी इसको लगा सकते हैं, जब आप मुंह धोने ना आए तो अपनी फुल बॉडी पर भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 वीक के बाद इसको जाया कर दीजिए और फिर दोबारा से बना लीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर आपको मिल जाएगा। अच्छा अनन्या भाई, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से मॉइस्चराइजर बनाना सिखाया और डेफिनेटली लोग इसको अप्लाई करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये जो होम रेमेडीज होती है ना ये बहुत ज्यादा आपकी स्किन के ऊपर काम करती हैं। अच्छा, एक और चीज़, लोग ख़वातीन स्पेशली
ये कहती हैं कि जी नाश्ता हमें हेल्दी करना है और नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, अंडा पराठा और बहुत सारी चीज़ें हम खाएं, बहुत हैवी हो जाता है। ऐसा नाश्ता जो कि हेल्दी भी हो और आसान भी हो, वो क्या हो सकता है और उससे आपके डाइट के लिए भी अच्छा हो, आपके स्किन के लिए भी अच्छा हो, एनर्जी बूस्टर भी हो? देखिए, सबसे अच्छा नाश्ता है वो है दलिये का नाश्ता। जौ का दलिया, और जौ का दलिया आपको बनाने का तो आपके पास टाइम भी आपका बच जाएगा, आपको पूरे न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे इसके अंदर। और उसको बनाने का तरीका ये है कि जौ का दलिया आप खरीद लें और 1 कप या 2 कप आप लेकर एक साथ उसको पहले तो सिर्फ और सिर्फ उबलने के लिए रख दीजिए। वो थोड़ा बहुत टाइम लेता है, धीमी आंच पर उबल कर तैयार हो जाएगा। जब वो उबल जाएगा तो आप उसको रखकर फ्रीज कर सकती हैं और रोजाना आप अपनी जरूरत के मुताबिक, या आप छोटी छोटी प्यालियां बना लीजिए, इसको आप ले लीजिए रोजाना के हिसाब से, यानी 2 कप। मतलब नाश्ते में जौ का दलिया लेना है, इसके फायदे क्या है रानी अपा? अरे जनाब, जौ के दलिये के क्या फवायदे हैं? सबसे ज्यादा तो ये है कि इसके अंदर फाइबर मौजूद है। फाइबर से आपको एक ऐसी कुव्वत मिलती है कि जब आपका अंदर से, ये हमारा जो पेट है, ये यानी बीमारियों की आमाजगाह है। 99% जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी पेट की वजह से पैदा होती है। पहले तो आपको फाइबर मिलेगा, उसके बाद इसके अंदर अल्लाह ने एक ऐसी ताकत रखी है कि जौ का दलिया, जौ इस्तेमाल करने वाले लोग एक तो बहुत हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि जौ में अल्लाह पाक ने एक ऐसी ठंडक रखी है जो आपकी बॉडी को कूल रखती है। इससे आपको जो ब्लड प्रेशर के मरीज जो लोग हैं, उनका कभी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, उनका पेट भरेगा थोड़ी सी चीज में, उनको ग़िज़ाइयत भरपूर मिलेगी। और जब जौ का दलिया आपने अलग-अलग प्यालियां बनाकर रखना है, तो इसमें आप कोई भी सब्जियां डालकर सुबह रोजाना जो आप इसको करेंगे, खाने का तरीका ये होगा कि आपने उसकी छोटी छोटी सी 2-2 टेबल स्पून लेकर और उसमें 1 गिलास पानी डालकर आप 10 मिनट के लिए उबलने को रखेंगे। जितनी देर में आपको अपनी टेबल लगानी है नाश्ते की, तो 2 टेबल स्पून आप लेकर उसके अंदर आपके घर में जो भी सब्जियां आजकल गाजर कसरत के साथ मौजूद है, इसमें गाजर डाल दीजिए, उसमें एक चुकंदर डाल दीजिए, उसके अंदर आप जितनी सब्जियां आजकल आ रही है, और उसमें मिक्स सब्जियां भी डाल सकती हैं, और थोड़ी देर के लिए बॉईल करने के लिए रख दीजिए। और उसके बाद आप ये दलिया खाइए, हस्बे जरूरत नमक मिर्च डाल के, थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर। आप बिलीव करें कि ऐसा दलिया होगा कि आपने इससे पहले इतना लजीज दलिया नहीं खाया होगा, और इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया रानी आपा हमारे साथ मौजूद थी और हमें उन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल के बाद स्किन रेमेडीज के हवाले से बताया, और उन्होंने ये बताया कि नाश्ते में जो लोग जौ का दलिया खाएंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। पेट की जो 99 बीमारियां हैं उनका भी इलाज उसी जौ के दलिये में आप सब्जी डाल के भी खा सकते हैं। चलिए जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है, और आज का शो कैसा लगा जरूर बताइएगा सिटी 21 की ऑफिशियल साइट के ऊपर। और इसके अलावा आपने हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और फॉलो करते रहना है सिटी@10।